नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम विभिन्न प्रकार के समाजों में काम के सामाजिक संगठन मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इस पर बात करेंगे। हाँ, खासतौर पे स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल या कह लें कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे। बिल्कुल। और आज हम पहले दो यानी स्लेव और फ्यूडल सोसाइटीज पर फोकस करेंगे, वो भी मार्क्सवादी नजरिए से। हाँ, ये एक जरूरी पर्सपेक्टिव है समझने के लिए। तो चलिए इस पर ना थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, समाज में काम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये हमेशा से एक जैसा तो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज की जरूरतें, हालात, इनके हिसाब से बदलता रहता है, विकसित होता है। लैपियर कहते भी हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सारे तरीके जिनसे इंसान साथ रहते हैं, काम करते हैं। खासकर समाज के सदस्यों के बीच जो प्रोग्राम्ड, ऑर्डर्ड और कोऑर्डिनेटेड संबंध होते हैं, मतलब एक तरह का ढांचा। बिल्कुल सही। और मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, वो समाज को समझने का एक बहुत ही खास नजरिया देता है। हाँ, वो मटेरियल कंडीशंस पर जोर देता है ना। हाँ, बिल्कुल। इसका मानना है कि समाज का जो आधार है वो उसकी भौतिक परिस्थितियां हैं, मतलब वो तरीके और रिश्ते जिनसे लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, खाना, कपड़े, घर, ये सब। अच्छा। मार्क्स और एंगल्स ने खासकर पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में इन मटेरियल कंडीशंस के विकास के 5 स्टेजेस बताए थे। हाँ। आज हम दूसरे और तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, स्लेव सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, तो दूसरा चरण स्लेव सोसाइटी, इसे अक्सर पहली क्लास सोसाइटी की शुरुआत भी मानते हैं। यहीं पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वर्क यानी क्लास का एक बहुत साफ विभाजन उभरता है। एक तरफ तो स्लेव ओनिंग रूलिंग क्लास, मतलब दास स्वामी शासक वर्ग, और दूसरी तरफ खुद दास। समाज का इतना तीखा बंटवारा। हाँ, और इसी चरण में राज्य मतलब स्टेट का भी विकास होता है। मार्क्सवादी नजरिए से देखें तो ये शासक वर्ग का एक टूल है दासों को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, स्टेट एक टूल की तरह। हाँ, और एग्रीकल्चर का विकास भी इसी दौर में तेजी से होता है, जिससे पहले से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को फीड किया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है, थोड़ी विरोधाभासी भी। इसी स्टेज पर डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों के बीज दिखते हैं। दोनों एक साथ? हाँ। कैसे? हाँ, जैसे छोटे रिपब्लिकन सिटी स्टेट्स भी थे और दूसरी तरफ बड़े टोटलिटेरियन एम्पायर्स भी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ पर्सनल चीजों से ज्यादा हो जाता है। जमीन का मालिकाना हक, लैंड ओनरशिप, वो सेंट्रल बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि समाज का एक बहुत बहुत छोटा ग्रुप, ये स्लेव ओनिंग क्लास, उत्पादन के मुख्य साधनों का मालिक है, जमीन और दास दोनों। बिल्कुल। जबकि ज्यादातर लोग, जिनमें दास तो थे ही और अक्सर महिलाएं भी, उनके पास कुछ नहीं था, संपत्ति भी नहीं, अधिकार भी नहीं। ये असमानता ही फाउंडेशन थी। निश्चित रूप से। और मार्क्सवादी विश्लेषण कहता है कि ये व्यवस्था अपने ही बोझ तले दब गई, मतलब इसने खुद को एग्जॉस्ट कर लिया। एग्जॉस्ट कर लिया? कैसे? देखिए, ज्यादा दासों को जीतने की जरूरत और फिर उन पर और जीते हुए इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत, इसने रोमन साम्राज्य जैसे बड़े एम्पायर्स के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी। मैनेजमेंट की, मिलिट्री की। हाँ, ये तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, दासों को कंट्रोल करना मुश्किल होता गया, विद्रोह होने लगे और आखिरकार इसी व्यवस्था के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी पनपी, उसने ही इसे खत्म करने में भूमिका निभाई और समाज अगले चरण फ्यूडलिज्म की तरफ बढ़ा। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्लेव सोसाइटी खत्म हुई और तीसरा चरण आया, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद, जैसे यूरोपियन डार्क एजेस में देखते हैं। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था थी। इसकी कुछ खास बातें हैं। क्या, बताइए। पहला, एरिस्टोक्रेसी का दबदबा, मतलब राजशाही कुलीन तंत्र, जहाँ सत्ता विरासत में मिलती है। दूसरा, थियोक्रेसी यानी धर्म का शासन। धार्मिक संस्थाएं जीवन के हर पहलू पर असर डालती थी। अच्छा, धर्म का इतना प्रभाव? हाँ। और तीसरा, हेरिडिटरी क्लासेस, वंशानुगत वर्ग, जन्म से ही आपकी सामाजिक स्थिति तय हो जाती थी, जैसे भारत में जाति व्यवस्था, जहां सोशल मोबिलिटी बहुत कम थी। और इसी दौर में जो पुराने साम्राज्य टूटे थे, उनके खंडरों पर धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने शुरू हुए, राष्ट्र राज्य। अच्छा। फ्यूडलिज्म में क्लासेस की बात करें तो इसमें भी तो कई स्तर थे, राजा, फिर लॉर्ड्स यानी सामंत। हाँ, राजा, लॉर्ड्स और सबसे नीचे सर्फ्स, कृषिदास। सर्फ्स, ये दास जैसे ही थे क्या? बिल्कुल, दास तो नहीं, कानूनी रूप से स्वतंत्र थे, पर वो जमीन से बंधे होते थे
लॉर्ड की मर्जी के बिना जा नहीं सकते थे। उनकी हालत दासों से बस थोड़ी ही बेहतर थी और ज्यादातर ये पद, ये स्टेटस विरासत में मिलते थे। समझ गई। लेकिन इसी सिस्टम के बीच में व्यापार भी तो बढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल, नेशन स्टेट्स के बीच ट्रेड तेजी से बढ़ा और इसी बढ़ते व्यापार ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग। और यहीं से बात और आगे बढ़ती है। हाँ, क्योंकि यही व्यापारी वर्ग धीरे धीरे पैसा जमा करता है और पावरफुल होता जाता है। ओके। और इसी सामंती समाज के अंदर ही एक नया कैपिटलिस्ट क्लास उभरने लगता है। अच्छा, उसी सामंती ढांचे के अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ पर टकराव शुरू होता है। पुरानी एरिस्टोक्रेसी, जो सामंती लॉर्ड्स और राजा थे, उन्हें इस नए वर्ग से खतरा महसूस होता है। खतरा किस बात का? उन्हें लगता था कि ये जो नए सामाजिक और आर्थिक बदलाव ये व्यापारी और पूंजीपति ला रहे हैं, उनसे उनकी पावर कम हो जाएगी, उनके परंपरागत अधिकार चले जाएंगे। सत्ता का संघर्ष। बिल्कुल। देखिए, ये जो नया पूंजीपति वर्ग था, ये प्रॉफिट मोटिव से चल रहा था, मुनाफा कमाना। लेकिन सामंती समाज की बनावट ही ऐसी थी कि वो इसमें रुकावट डाल रही थी। जमीन का कंट्रोल लॉर्ड्स के हाथ में था, तो पूंजीपति अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? मतलब जब पुरानी व्यवस्था नए आर्थिक विकास के आड़े आने लगे, तो फिर क्या होता है? यहीं पर मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन का दौर शुरू होता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, या उससे पहले इंग्लिश सिविल वॉर। अच्छा, क्रांति। हाँ, क्योंकि जो सामंती समाज का सामाजिक राजनीतिक ढांचा था, जो प्रॉपर्टी रिलेशंस थे, वो पूंजीपति वर्ग की प्रोडक्टिव फोर्सेस, मतलब नई टेक्नोलॉजी, लेबर को ऑर्गेनाइज करने के नए तरीके, प्रोडक्शन के साधन, इनके विकास में बाधा बन रहे थे। तो पुराने रिश्ते नई हकीकत से टकरा रहे थे। बिल्कुल। और यही टकराव इतिहास को आगे बढ़ाता है। मार्क्स के अनुसार हर व्यवस्था अपने ही अंदर के विरोधाभासों से अगली व्यवस्था को जन्म देती है। तो हमने देखा कि कैसे मार्क्सवादी नजरिए से स्लेव और फ्यूडल सोसाइटीज में काम का संगठन सीधे तौर पर उत्पादन के साधनों पर किसके कंट्रोल से जुड़ा था और वर्ग संघर्ष ने इसमें क्या भूमिका निभाई। ये सोचने वाली बात है कि क्या सामाजिक बदलाव हमेशा ऐसे ही अंदरूनी टकरावों और क्रांतियों से ही होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूडलिज्म के बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में काम का संगठन कैसे बदला। ठीक है, अब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी पूंजीवादी समाज पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कार्ल मार्क्स और बाद के जो मार्क्सवादी विश्लेषण हैं, उनसे जुड़े कुछ सूत्र हैं जो समझाते हैं कि ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आखिर है क्या। राइट। ये वो सिस्टम है जिससे पूंजीवादी समाजों में प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण ऑर्गेनाइज होता है। हाँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये यूरोप में, खासकर वेस्टर्न यूरोप में तेजी से फैला और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया पर छा गया। बिल्कुल। तो चलिए इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं कि ये है क्या असल में। देखते हैं। तो इसकी सबसे खास बात, जो पहली चीज दिमाग में आती है, वो है कि प्रोडक्शन के साधन, मतलब फैक्ट्रीज, मशीनें, जमीन, हाँ, ये सब प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, किसी एक व्यक्ति के या किसी कंपनी के। अच्छा। फिर जो मालिक वर्ग है, जिसे मार्क्स बुर्जुआजी कहते हैं, हाँ, बुर्जुआजी, वो सरप्लस वैल्यू निकालता है। अच्छा। अब ये सरप्लस वैल्यू क्या है? हाँ, ये थोड़ा समझाएं। आसान भाषा में कहें तो वर्कर मान लीजिए दिन भर में 1000 रुपए की कीमत का सामान बनाता है। हाँ। पर उससे मजदूरी मिलती है सिर्फ 500 रुपए। अच्छा। तो ये जो बीच का 500 रुपए का अंतर है, हाँ। ये वो वैल्यू है जो वर्कर ने क्रिएट की पर उसे मिली नहीं। यही मालिक का मुनाफा बनता है, उसका सरप्लस वैल्यू है, और इसी से कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब पूंजी जमा होती है। समझी। और इसी से जुड़ा है फिर वेज बेस्ड लेबर का कॉन्सेप्ट, है ना? एग्जैक्टली। मतलब ज्यादातर लोग जिन्हें मार्क्स प्रोलेटारिएट या मजदूर वर्ग कहते हैं, हाँ, प्रोलेटारिएट, उनके पास प्रोडक्शन के साधन तो है नहीं। हाँ। न फैक्ट्री, न जमीन। हाँ, सही बात है। तो उन्हें अपनी मेहनत, अपनी लेबर पावर बेचनी पड़ती है गुजारा करने के लिए, मजदूरी के बदले में। जैसे आजकल हम देखते हैं, कॉलेज खत्म होते ही सब अच्छी पैकेज वाली नौकरी ढूंढते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अपना कुछ शुरू करने के लिए कैपिटल, वो पूंजी तो होती नहीं ज्यादातर लोगों के पास। सही कहा। और ये सब कुछ, ये खरीदना, बेचना, ये मजदूरी या मुनाफा, ये सब एक मार्केट बेस्ड सिस्टम में होता है। हाँ, बाजार में, जहाँ चीजें मतलब कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। और ये प्रोडक्शन सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रोटी चाहिए तो मैंने गेहूं उगा लिया। नहीं, ये होता है बाजार में एक्सचेंज और सर्कुलेशन के लिए। लक्ष्य होता है नेट प्रॉफिट कमाना। हाँ, जैसे आपने किसान का उदाहरण दिया,
आजकल किसान भी ज्यादातर फसल मंडी में बेचने के लिए उगाता है। बिल्कुल, और उसके लिए बीज, खाद, ट्रैक्टर का डीजल सब बाजार से खरीदना पड़ता है। हाँ, वो भी कमोडिटी है। हाँ, तो प्रोडक्शन के इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों ही बाजार के हवाले हैं, वो कमोडिटीज बन गए हैं। यही चीज इसे पहले के सिस्टम्स जैसे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म से अलग करती है। हाँ, काफी हद तक। सामंतवाद में ज्यादातर उत्पादन स्थानीय इस्तेमाल के लिए होता था, मतलब प्रोडक्शन फॉर यूज, जमींदार के लिए या गांव के लिए। बाजार का रोल उतना बड़ा नहीं था। अच्छा, और ये जो मुनाफे की चाहत है, इसी का प्रतीक है वो MCM सर्किट। हाँ, MCM ये मार्क्स का बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। M मतलब मनी, पैसा। हाँ, शुरू में पैसा लगाया M है। C मतलब कमोडिटी, माल या वस्तु, उससे माल खरीदा या बनवाया C, और M- मतलब मोर मनी, ज्यादा पैसा, उसे बाजार में बेचकर ज्यादा पैसा कमाया M-। तो M से शुरू होकर M- पर पहुंचना, जहां M- हमेशा M से ज्यादा हो। MM-। हाँ, MM-, यही इस सिस्टम की ड्राइविंग फोर्स है। पूरा खेल पैसा बनाने का है। तो कैपिटलिज्म मतलब प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। एग्जैक्टली। और ये सब फ्री मार्केट्स के जरिए होता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, आजकल की जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है, खासकर जो राइट विंग सोच वाले, वो इसे एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड से जोड़ते हैं कि बाजार में सब अपनी अपनी सोचेंगे तो अपने आप समाज की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ, कि एक अदृश्य हाथ है जो डिमांड और सप्लाई को मिला देता है। जबकि मार्क्सवादी नजरिया कहता है कि ये जरूरतें नहीं बल्कि मुनाफा है जो सिस्टम को चला रहा है। दिलचस्प है। और एक और बात, पैसा बनाने की एक्टिविटी मतलब व्यापार करना, ब्याज पर पैसा देना, ये तो हजारों साल पुराना है। हाँ, व्यापारी और साहूकार तो हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की खासियत यह है कि इसमें लगभग सारा प्रोडक्शन इसी MCM वाले लॉजिक से चलता है। ज्यादातर इनपुट्स और आउटपुट्स बाजार से ही आते हैं, वो कमोडिटीज बन जाते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, और इसका असर क्या होता है, मतलब समाज पर, प्रोडक्शन के तरीके पर? असर बहुत गहरा होता है। पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को, काम करने के तरीके को कमर्शियल लॉजिक के हिसाब से रीशेप किया जाता है। मतलब समाज की बड़ी जरूरतें शायद पीछे रह जाएं, लेकिन फोकस होता है कि लागत कितनी आ रही है, बिक्री कितने में होगी और मुनाफा कितना बचेगा। बिल्कुल, प्राइस रिलेशनशिप्स सब कुछ तय करते हैं। मार्क्स इसे प्रोडक्शन का फॉर्मल सबजम्पशन से रियल सबजम्पशन में बदलना कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, फॉर्मल सबजम्पशन और रियल सबजम्पशन। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? देखिए, फॉर्मल सबजम्पशन का मतलब है कि पूंजीपति ने पुराने तरीके से काम करने वाले कारीगर को अपने अंडर ले लिया। अच्छा, कारीगर अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, शायद उसी औजार से, बस अब वो मालिक के लिए काम कर रहा है, ज्यादा घंटे काम कर रहा है ताकि मालिक मुनाफा कमा सके। लेकिन रियल सबजम्पशन तब होता है जब मालिक मुनाफा बढ़ाने के लिए काम करने का पूरा तरीका ही बदल दे, नई टेक्नोलॉजी ले आए, लेबर को नई तरीके से ऑर्गेनाइज करे। जैसे वो हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगरों की जगह बड़ी बड़ी पावर लूम फैक्ट्रियां लगा देना। एग्जैक्टली, वो परफेक्ट उदाहरण है। इसमें सिर्फ काम के घंटे नहीं बदलते बल्कि काम का पूरा स्वभाव बदल जाता है। कारीगर का जो अपना हुनर था, जो कंट्रोल था अपने काम पर, वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो बस मशीन का एक पुर्जा बन के रह जाता है। बिल्कुल, और पुराना हुनर शायद बेकार हो जाता है। पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस अब प्रॉफिट और मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाती है। जैसे भारत में भी हमने देखा कैसे छोटी किराना दुकानों को बड़े सुपरमार्केट चेन से टक्कर लेनी पड़ती है। वो ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। समझ गए। तो अगर हमें पूंजीवाद के या इस प्रोडक्शन सिस्टम के मुख्य स्तंभों को संक्षेप में बताना हो तो वो क्या होंगे? एक तरह से समरी। हाँ, 4 मुख्य बातें कह सकते हैं। पहला, कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी संचय, मतलब मुनाफे के लिए उत्पादन करना और उस मुनाफे को फिर से लगाकर और ज्यादा पूंजी बनाना, यही सबसे बड़ा मकसद है। ठीक है। दूसरा, कमोडिटी प्रोडक्शन, वस्तु उत्पादन, चीजें मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए बनती हैं। उनकी यूज वैल्यू यानी वो किस काम आएंगी, उससे ज्यादा उनकी एक्सचेंज वैल्यू यानी वो कितने में बिकेंगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, ये सब कुछ व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होती हैं, यानी पूंजीपति वर्ग के हाथ में। राइट। और चौथा, प्राइमेसी ऑफ वेज वेबर, वेतन श्रम की प्रधानता। ज्यादातर लोग मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, वो अपनी लेबर पावर बेचते हैं और समाज के हर स्तर पर पूंजीवादी मूल्य, बुर्जुआ वैल्यूज हावी हो जाते हैं। जैसे सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना,
या कंपटीशन में आगे निकलना, ये सब। हाँ, कुछ उस तरह की चीज है। व्यक्तिगत सफलता, मुनाफा, ग्रोथ, ये सब सेंट्रल हो जाता है। ये तो पूंजीवादी समाज का एक काफी डिटेल्ड ढांचा समझ आया, खासकर मार्क्सवादी नजरिए से। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये मुनाफे पर आधारित व्यवस्था हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे फैसलों को और शायद समाज की पूरी दिशा को किस हद तक तय करती है। बिल्कुल। और ये बहस आज भी दुनिया भर में उतनी ही प्रासंगिक है, शायद और भी ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सोर्सेस के हिसाब से देखते हैं कि इस सिस्टम के वो कौन से डिफाइनिंग पिलर्स हैं जो इसे बनाते हैं, मतलब क्या है वो खास बातें। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो सोर्सेज बताते हैं वो है प्रोडक्शन फॉर मार्केट सेल। अच्छा, प्रोडक्शन फॉर मार्केट सेल मतलब ये कि कैपिटलिज्म में चीजें इसलिए नहीं बनती कि बनाने वाले को खुद यूज करनी है, वो बनती हैं बाजार में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। एग्जैक्टली। प्रॉफिट कमाना ही मेन मकसद है, चाहे वो प्रोडक्शन के साधन हो, मतलब मशीन्स, फैक्ट्रीज या फिर कंज्यूमर गुड्स जो हम आप खरीदते हैं। सब कुछ एक कमोडिटी है, एक बिकाऊ चीज। जैसे वो उदाहरण दिया था, कोई हलवाई दुकान के लिए मिठाई बनाता है, अपने घर के लिए नहीं। बिल्कुल सही। और वो मिठाई बनाने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं, मैदा, चीनी, घी, वो भी वो बाजार से ही खरीदता है। तो इनपुट भी कमोडिटी, आउटपुट भी कमोडिटी। और ये पूरा एक साइकिल है ना। आप पैसा लगाते हैं, कैपिटल, उससे प्रोडक्शन के साधन और लेबर खरीदते हैं। हाँ। उनसे कमोडिटीज बनाते हैं, उन्हें मार्केट में बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, ताकि और कमोडिटीज बने और ज्यादा कैपिटल जमा हो। एग्जैक्टली। ये साइकिल चलती रहती है। और इन सब चीजों की कीमतें, इनपुट्स की भी, आउटपुट्स की भी, वो तय होती है मार्केट में सप्लाई और डिमांड से। आप किसी भी स्टार्टअप को देख लीजिए, फंडिंग उठाते हैं, टीम हायर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, फिर प्रॉफिट को या और फंडिंग को री इन्वेस्ट करते हैं स्केल अप करने के लिए। ये वही लॉजिक है। सही बात है। अच्छा, तो ये हुई पहली बात। अब दूसरी खास बात जो सोर्सेज बताते हैं वो है प्राइवेट ओनरशिप, मतलब उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, प्राइवेट एंटरप्राइज जिसे कहते हैं। हाँ वही, मतलब फैक्ट्रीज, मशीन्स, जमीन, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हाथ में होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रोडक्शन कैसे मैनेज होगा, ये सारे फैसले भी वही प्राइवेट ओनर्स लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो ये फैसले एक दूसरे से अलग अलग लेते हैं। कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती कि भाई तुम ये बनाओ, तुम इतना बनाओ। सोचिए, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है या कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी खुद तय करती है। क्या प्रोडक्ट लाना है, कितना बनाना है, कहाँ बेचना है, ये सब वो खुद डिसाइड करते हैं, सरकार या किसी और से पूछकर नहीं। और इसमें बिजनेस सीक्रेसी भी होती होगी, कंपटीशन भी होता होगा। बिल्कुल। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होता है, सब अपना अपना देख रहे हैं। अच्छा। और इसका नतीजा ये होता है कि कंपनियां मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड देखकर अपनी कीमतें तय कर सकती हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में क्या नया करना है, किस रिसर्च में पैसा लगाना है, ये फैसले भी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से होते हैं। मतलब जहां मुनाफा दिखेगा पैसा वहीं लगेगा। सीधी सी बात है, प्रॉफिट इज किंग। ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप हो गया। और ये चीज, मतलब प्राइवेट ओनरशिप, ये जुड़ी है तीसरी बात से। हाँ। है ना, वेज लेबर। हाँ बिल्कुल, वेज लेबर, या जिसे हम आम भाषा में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें सोर्सेज क्या कहते हैं? सोर्सेज ये कहते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिन्हें वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उनके पास अपनी लेबर पावर, अपनी मेहनत बेचने के अलावा कोई चारा नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास गुजारा करने के लिए कोई और साधन नहीं होते। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, अपनी फैक्ट्री या दुकान खोलने के पैसे नहीं होते। दे लैक ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अच्छा। तो जीने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है, मतलब कहीं नौकरी करनी पड़ती है। और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी वो मार्केट पर ही निर्भर होते हैं। जैसे हम आप जैसे लोग जो ऑफिस जाते हैं, या फैक्ट्री वर्कर्स, सैलरीड क्लास। बिल्कुल, हम सब वेज अर्नर्स हैं, तनख्वाह के लिए काम करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जो सोर्सेज बताते हैं। वो कहते हैं कि ये वेज अर्नर्स फ्री होते हैं। फ्री किस मतलब में? दो मायनों में फ्री। एक, वो प्रोडक्टिव एसेट्स के ओनरशिप से मुक्त होते हैं, मतलब उनके पास जमीन, जायदाद, फैक्ट्रीज नहीं है। ये तो मजबूरी वाली फ्रीडम हुई। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी फ्रीडम ये है कि वो अपना एम्प्लॉयर चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब थियोरेटिकली आप चूज कर सकते हैं कि आप किसके लिए काम करेंगे। अच्छा, कम से कम कागज पर तो यही है। चलो, तो प्राइवेट ओनरशिप है,
लोग वेज लेबर कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट के लिए, बिना किसी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के। हाँ, तो इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जबरदस्त कंपटीशन होगा। एब्सोल्युटली। चौथा पिलर यही है, कंपटीशन। सोर्सेस कहते हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन फ्रैगमेंटेड है, बिखरा हुआ है, प्राइवेट ओनर्स अपने अपने फैसले ले रहे हैं, हाँ, तो समाज में हर लेवल पर कंपटीशन दिखाई देता है। जैसे किन के बीच? सबके बीच, हाँ। कैपिटल ओनर्स के बीच हाँ। आपस में कंपटीशन है, प्रॉफिट्स के लिए, एसेट्स के लिए, मार्केट शेयर के लिए। जैसे आप देख लीजिए कैब कंपनियों की लड़ाई, या ई कॉमर्स में अमेजॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट, हाँ, या टेलीकॉम में जियो एयरटेल वाई की होड़। हाँ। ये तो रोज देखते हैं। फिर कैपिटल ओनर्स और वर्कर्स के बीच भी कंपटीशन है, या कहिए संघर्ष है। वेजेस को लेकर, वर्किंग कंडीशंस को लेकर स्ट्राइक्स होती हैं, नेगोशिएशंस होते हैं। सही। और फिर वर्कर्स के बीच भी आपस में कंपटीशन है, नौकरियों के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, सिविल राइट्स के लिए। आप देखो, सरकारी नौकरी के एक पद के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। ये क्या है? कंपटीशन ही तो है। बात तो सही है। क्योंकि कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है, तो यही कंपटीशन है जो एक तरह से सोशल प्रोडक्शन को मीडिएट करता है, उसे चलाता है। ये सिस्टम का इनहेरेंट पार्ट है। तो इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर में पूंजीवादी उत्पादन का असल उद्देश्य, एम, क्या बन जाता है? सोर्सेज क्या बताते हैं? देखो, सोर्सेज इसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। पहला, नेट प्रॉफिट इनकम को मैक्सिमाइज करना। कैसे? प्रोडक्शन कॉस्ट घटाकर, सेल्स बढ़ाकर और मार्केट्स या सप्लाई पर कंट्रोल करके, मतलब मोनोपोलाइजेशन की तरफ बढ़कर। अच्छा। दूसरा उद्देश्य है कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब लगातार प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जमा करते जाना, बिजनेस को एक्सपैंड करना और संपत्ति बढ़ाना। और तीसरा है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई और कंजम्पशन दोनों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइज करना। अब बड़ी रिटेल चेन्स को देखो, वो कैसे सप्लायर्स पर प्रेशर डालते हैं सस्ता माल लेने के लिए और फिर तेजी से अपनी चेन्स फैलाते जाते हैं। वो सप्लाई और कंजम्पशन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है। और इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि लेबर से जो सरप्लस प्रोडक्ट या सरप्लस वैल्यू जनरेट होती है। सरप्लस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो एक वर्कर पैदा करता है अपनी तनख्वाह से ऊपर, उस सरप्लस का एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट ग्रोथ और कैपिटल एक्यूमुलेशन एक दूसरे पर निर्भर हैं। सिस्टम को चलते रहने के लिए, एक्सपैंड करते रहने के लिए ये जरूरी है। कैपिटल रुक नहीं सकता, उसे लगातार बढ़ते रहना है। अच्छा, तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स से प्राइवेट ओनरशिप, वेज लेबर, मार्केट प्रोडक्शन, कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव, इन्हीं से समाज का एक बेसिक क्लास स्ट्रक्चर उभरता है ना? बिल्कुल। छठा पॉइंट यही है, क्लास स्ट्रक्चर। सोर्सेज के हिसाब से एक तरफ तो वो वर्ग है जो इंडस्ट्रीज और जमीन जैसे कैपिटल एसेट्स का मालिक है या उन्हें मैनेज करता है, ओनर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है। दूसरी तरफ वेज और सैलरी अर्नर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी लेबर पावर बेचकर गुजारा करते हैं। फिर एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर भी होती है, यानी वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट भी सिस्टम का हिस्सा है। और इनके बीच में कुछ और वर्ग भी हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, छोटे दुकानदार, किसान, कारीगर, और एक न्यू मिडिल क्लास भी उभरती है, पढ़े लिखे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जिनकी सैलरी अच्छी होती है, मैनेजर्स वगैरह। हाँ, शहरों में तो ये विभाजन काफी साफ दिखता है। ओनर्स, प्रोफेशनल्स, सैलरीड एम्प्लॉइज, छोटे दुकानदार और फिर अनएम्प्लॉयड लोग। बिल्कुल। और ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसा हमने पहले कहा, सीधे तौर पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप और वेज लेबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम में स्टेट यानी सरकार का क्या रोल है? 7वां पॉइंट। हाँ, स्टेट की भूमिका। सोर्सेज बताते हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट का जो फाइनेंस है, मतलब सरकार का पैसा, हाँ, वो काफी हद तक जनता से वसूले गए टैक्सेस और क्रेडिट यानी कर्ज पर निर्भर होता है। मतलब सरकार के पास खुद की कमाई का जरिया कम होता है, जैसे सरकारी कंपनियां या जमीनें। जनरली हाँ। आमतौर पर स्टेट के पास अपना कोई बड़ा ऑटोनॉमस इकोनॉमिक बेस नहीं होता जिससे वो अपनी सारी एक्टिविटीज को फंड कर सके। हाँ, आप सरकार का बजट ही देख लीजिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और फिर बोरोइंग्स यानी कर्ज, इन पर कितनी निर्भरता होती है। सही बात है। तो फिर स्टेट का काम क्या है? स्टेट का मुख्य काम होता है कॉमर्स, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना और उसे लागू करना, नियम कानून बनाना। पब्लिक और प्राइवेट राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, प्रॉपर्टी रिलेशंस कैसे चलेंगे, ये सब तय करना। एक तरह से कहें तो स्टेट खेल के नियम बनाता है और रेफरी का काम भी करता है। अच्छा, तो वो सिस्टम को चलाने के लिए
रूल्स बनाता है। हाँ, और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करता है, करेंसी मैनेज करता है, ये सब। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट जो सोर्सेस बताते हैं, क्राइसिस, संकट। हाँ, ये भी कैपिटलिज्म का एक स्ट्रक्चरल फीचर है, क्योंकि ये पूरा डेवलपमेंट प्राइवेट इनिशिएटिव से होता है, सोशली अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से, अनप्लान तरीके से। तो इसमें समय समय पर क्राइसिस आते हैं। कैसे क्राइसिस? खास तौर पर ओवर प्रोडक्शन के क्राइसिस, या जिसे एक्सेस कैपेसिटी भी कहते हैं। मतलब इतना आउटपुट बन गया, इतना माल तैयार हो गया कि वो मार्केट में बिक नहीं पा रहा, या उस कीमत पर नहीं बिक पा रहा है जिससे पहले जैसा प्रॉफिट मिले। एग्जैक्टली। जैसे कभी रियल एस्टेट मार्केट में होता है, बहुत सारे फ्लैट्स बन गए लेकिन खरीदार नहीं है, या कार इंडस्ट्री में इन्वेंट्री जमा हो जाती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और इसका दूसरा पहलू है ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। वो क्या होता है? मतलब प्रोडक्शन में जरूरत से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो गया है, इतना कैपिटल लग गया है कि अब उससे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो गया है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है रिसेशन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, या फिर डिप्रेशन यानी नेगेटिव ग्रोथ होने लगती है। और इसके साथ आती है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, मैस अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनीज बंद होने लगती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं। और सोर्सेस कहते हैं कि ये साइक्लिकल होता है, मतलब आता जाता रहता है। हाँ, ये उतार चढ़ाव, ये बूम एंड बस्ट साइकिल, ये कैपिटलिज्म के डायनामिक का हिस्सा माना जाता है। हम इकोनॉमिक न्यूज में अक्सर सुनते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है या रिकवरी हो रही है। तो ये थे कैपिटलिज्म की कुछ डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल क्राइटेरियाज, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। अब काफी डिटेल डिस्कशन रहा ये। हाँ, ये कोर एलिमेंट्स हैं जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कम्युनिस्ट समाज यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी और फिर काम और व्यवसायों के सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड ऑक्यूपेशंस, इस पर बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि ये कम्युनिस्ट समाज का कॉन्सेप्ट क्या है सोर्सेज के हिसाब से। बिल्कुल। तो सोर्सेज बताते हैं कि ये सोशलिज्म के बाद वाली स्टेज है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबके पास अपनी पर्सनल चीजें तो काफी होंगी, लेकिन कोई किसी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। मतलब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज या मोनोपोलीज नहीं होंगी। सही, जो दूसरों की मेहनत पर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाए। हाँ, वो चीज नहीं होगी। और सोशल क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी। और थ्योरी ये है कि ये सोच पूरी दुनिया में फैलेगी। और इसमें एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है, वो है स्टेट का विदर अवे होना। अच्छा, स्टेट का विदर अवे होना। हाँ, यानी सरकार, कानून, पुलिस, सेना, यहाँ तक कि देशों की जो सीमाएं हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अरे बाप रे! लोग खुद ही मतलब मिलजुल कर अपनी जिंदगी मैनेज करेंगे। इसे स्टेटलेसनेस कहते हैं या प्योर कम्युनिज्म भी कहते हैं। ये तो सुनने में एकदम यूटोपियन लगता है, आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। हाँ बिल्कुल। तो इसकी 3 मेन बातें हैं जैसा सोर्सेज बताते हैं। पहला, स्टेटलेसनेस, यानी कोई सरकार, कोई कानून नहीं। बिल्कुल। दूसरा, क्लासलेसनेस, मतलब कोई अमीर गरीब, मालिक मजदूर, ऐसा कोई भेद नहीं, सब बराबर, सब समाज के लिए काम करेंगे। हाँ। और तीसरा, प्रॉपर्टीलेसनेस, पैसा या जमीन जायदाद जैसी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होगी। तो फिर चीजें कैसे मिलेंगी? जरूरत की चीजें सबको उपलब्ध होंगी, मतलब जिसे जिस चीज की जरूरत है वो उसे इस्तेमाल कर सकेगा। सोचिए, कोई देश नहीं, कोई क्लास नहीं, शायद पैसे की भी जरूरत नहीं। और कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इसी फ्यूचर की बात की थी। उन्होंने लिखा कि जब समाज में क्लासेस ही नहीं रहेंगी और प्रोडक्शन के साधन यानी फैक्ट्रीज, जमीन, ये सब सबके कंट्रोल में होंगे, सबके कंट्रोल में, हाँ, तो पब्लिक पावर का पॉलिटिकल कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर असल में क्या है? एक क्लास का दूसरी क्लास को दबाने का एक टूल ही तो है। सही कहा। तो जब क्लासेस ही नहीं तो कौन किसको दबाएगा? मतलब पुरानी जो बुर्जुआ सोसाइटी है, पूंजीवादी समाज, उसकी जगह एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा समुदाय बनेगा जहां हर एक व्यक्ति का फ्री डेवलपमेंट बाकी सबके फ्री डेवलपमेंट की कंडीशन होगी। मतलब सबकी तरक्की में ही हर एक की तरक्की छुपी है। ये वाकई एक बहुत आदर्शवादी तस्वीर है जहां एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, ये सब खत्म हो जाने की कल्पना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर, आज की दुनिया और इंसानी फितरत को देखें तो सवाल उठता है कि क्या ये कभी सच हो पाएगा? पर हाँ, ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क समझना जरूरी है कि ये विचार आया कहाँ से। तो ये थी साम्यवाद की एक झलक, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। हाँ, और बात करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बहुत अहम पहलू की, काम और ऑक्यूपेशन यानी हमारे पेशे।
आजकल काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं माना जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेस कहते हैं इसका सोशल, साइकोलॉजिकल और एक तरह से कहे तो ह्यूमन लेवल पर भी महत्व है। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला पॉइंट तो एकदम बेसिक है, काम हमारी मटेरियल नीड्स पूरी करता है। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान। एग्जैक्टली। रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर फोन, गाड़ी और रोज इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज वो कहीं ना कहीं किसी के काम का ही नतीजा है। सही। किसान अनाज उगाता है, फैक्ट्री वर्कर सामान बनाता है, इंजीनियर मशीनें डिजाइन करता है। इसी प्रोडक्शन पर तो समाज टिका है। लेकिन सोर्सेज ये भी इशारा करते हैं कि काम सिर्फ मेहनत मशक्कत करना नहीं है। कौन सी एक्टिविटी काम मानी जाएगी, कौन सी नहीं, ये समाज तय करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे घर का काम है, अक्सर उसे काम में गिना ही नहीं जाता है ना? और ये भी है कि अमीर लोग जिन्हें टेक्निकली पैसे की जरूरत नहीं है, वो भी अक्सर किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, ये हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल जरूरतें भी पूरी करता है। अच्छा। जैसे इससे समाज में एक स्टेटस मिलता है, एक पहचान मिलती है, दूसरों के नजरों में और खुद की नजरों में भी एक सिग्निफिकेंस महसूस होती है, जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। पीटर वर्जली जैसे समाजशास्त्रियों ने बताया भी है कि मॉडर्न इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो रही हैं और सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है। हाँ, जैसे आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, मीडिया। बिल्कुल। यहाँ लोग सीधे कोई चीज बनाने के बजाय इंफॉर्मेशन, डेटा या लोगों के साथ डील करते हैं। इन जॉब्स में सोशल रिकॉग्निशन और मेंटल सेटिस्फैक्शन अक्सर पैसे से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। ये अजम्पशन तो बहुत कॉमन है, खासकर हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में। हाँ। कि अच्छी नौकरी मतलब मोटी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वो शायद इसी का एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, सोर्सेज ये कहते हैं कि जहां गुजारा मुश्किल हो, मतलब सबसिस्टेंस इकोनॉमी में, वहां पैसा यकीनन सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जिंदगी उसी पर टिकी होती है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन जब बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पैसा सफिशिएंट हो जाता है, तब सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा, पक्की नौकरी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस, प्रमोशन के चांसेस, काम से मिलने वाली खुशी या मेंटल सेटिस्फैक्शन और समाज में इज्जत यानी स्टेटस, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा। जिसबर्ट ने भी लिखा है कि इकोनॉमिक फैक्टर हमेशा एक रीजन रहता है, पर जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में वही मुख्य मोटिव या इंसेंटिव हो। कई बार लोग ज्यादा पैसे वाली जॉब छोड़कर कम पैसे वाली जॉब चुन लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें वहां ज्यादा सुकून या पर्पस मिलता है या सीखने को ज्यादा मिलता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और सोर्सेज में एक और एंगल भी है, मेंटल हेल्थ का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। काम और ऑक्यूपेशंस की थेरेप्यूटिक क्वालिटीज होती हैं। थेरेप्यूटिक क्वालिटीज मतलब ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, एक तरह से इलाज की तरह। अच्छा। काम में लगे रहने से दिमाग बेकार की बातों या नेगेटिव थॉट्स से बचता है, उसे एक दिशा मिलती है। डॉक्टर एच साइमन का उदाहरण दिया गया है सोर्सेज में। हाँ, मैंने भी पढ़ा, गुंटर्स लॉ मेंटल हॉस्पिटल वाला। हाँ, वही, जर्मनी में। उन्होंने मानसिक रोगियों के लिए मीनिंगफुल वर्क रेकमेंड किया था, मतलब ऐसा काम जो उनके लिए मायने रखता हो, जो मरीज की जरूरत और क्षमता के हिसाब से हो। बिल्कुल, ताकि वो कम्युनिटी से जुड़ा महसूस करे, उनका इंटरनल और एक्सटर्नल आइसोलेशन टूटे। काम उन्हें एक रूटीन देता है, एक मकसद देता है। ये तो हुई काम और समाज की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्य और व्यवसायों के सामाजिक महत्व, मतलब सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड ऑक्यूपेशंस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हाँ, पिछली बार कुछ बुनियादी बातें हुई थी। बिल्कुल। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि काम सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी जिंदगी, हमारी पहचान, समाज के ताने बाने से कहीं ज्यादा गहरे में जुड़ा है। हाँ, मतलब ये बहुत मल्टीफैसेटेड चीज है। तो शुरुआत करते हैं जिसबर्ट की बात से। वो कहते हैं कि काम मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये अकेलेपन को कम करता है, लोगों से दोबारा जुड़ने का एक जरिया बनता है। हाँ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि काम एक तरह की थेरेपी भी है? बिल्कुल, इसे आप कह सकती हैं। बात सिर्फ बिजी रहने की नहीं है, जैसा आपने कहा। अच्छा। हाँ, काम जीवन में एक व्यवस्था लाता है, एक रूटीन, एक पर्पस देता है। मकसद। हाँ। और सबसे अहम, सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाए रखता है। सोचिए ना, अकेले काम करते करते कैसा महसूस होता है। हाँ, और फिर ऑफिस में साथियों से मिलके कितनी राहत मिलती है। एग्जैक्टली। किसी मानसिक उथल पुथल से गुजर रहे व्यक्ति के लिए रोज सहकर्मियों से मिलना, बात करना, एक साझा लक्ष्य के लिए जुटना,
ये आइसोलेशन को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दिन को एक ढांचा मिलता है, स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में काम हमारी सामाजिक पहचान कैसे गढ़ता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर हम किसी से मिलते ही पूछते हैं, आप क्या करते हो? हाँ, पहला सवाल यही होता है कई बार। जवाब मिलता है, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ या प्रोफेसर हूँ। ये सिर्फ पेशा नहीं बताता। नहीं, ये समाज में उनका एक रुतबा, एक स्टेटस भी तय कर देता है। हाँ, उनकी हैसियत। ये समझना दिलचस्प है कि ये होता कैसे है। हाँ, और ये बहुत अहम पहलू है। समाजशास्त्री जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, यानी समाज में ऊंच नीच के बंटवारे का, हाँ, तो अक्सर ऑक्यूपेशन को ही सोशल क्लास का मुख्य सूचक मानते हैं, इंडिकेटर। अच्छा, आम जिंदगी में भी तो हम अनजाने में लोगों को उनके काम से आंकते हैं। करते हैं, हाँ, एक तरह की रैंकिंग दे देते हैं। हाँ, एक श्रेणी में रख देते हैं। और ये जानना वाकई रोचक है कि ये प्रक्रिया कितनी सहजता से सबकॉन्शियसली चलती रहती है। बिल्कुल। और ये भी कि आज के दौर में काम इंसान की जिंदगी का केंद्र बिंदु बन गया है, सेंट्रल पॉइंट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यह हमें पहचान देता है ना, न सिर्फ दूसरों की नजरों में बल्कि खुद अपनी नजरों में भी। सेल्फ आइडेंटिटी। बिल्कुल। कार्ल मार्क्स का जिक्र आता है यहाँ पर, जिन्होंने कहा था कि काम पर्सनालिटी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सिर्फ लाइवलीहुड का जरिया नहीं। हाँ, मतलब काम सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका हो। राइट, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। उन्होंने चेताया था, एक वार्निंग दी थी। किस बारे में? कि अगर काम करने के हालात, मतलब वर्किंग कंडीशंस अमानवीय होंगे, इनह्यूमन होंगे, तो इंसान खुद डिह्यूमनाइज्ड हो जाएगा, मशीन का पुर्जा बनकर रह जाएगा। एलियनेशन की बात की थी उन्होंने। हाँ, ये मार्क्स की थियोरी का एक कोर एस्पेक्ट है और इसी से जुड़ा है बेरोजगारी का पहलू, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब किसी की नौकरी जाती है तो सिर्फ आमदनी बंद नहीं होती, नहीं, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। समाज में इज्जत कम हो जाती है, ऐसा महसूस होता है। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहता फिर। नहीं, ये एक तरह का अस्तित्व का संकट बन जाता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इंसान सोचने लगता है कि समाज में उसकी जगह क्या है, उसका वजूद क्या है। सही बात है। काम के साथ नैतिक मूल्यांकन, मॉरल इवैल्यूएशन भी जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? जैसे जीन कैल्विन मानते थे कि काम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक नैतिक आवश्यकता है, मॉरल नेसेसिटी। ईश्वर की रचना में भागीदार बनने जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, ईश्वर की सेवा करने जैसा। इंटरेस्टिंग। और दूसरी तरफ वहीं मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि काम सामाजिक जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। उनके लिए ये एक सहकारी और रचनात्मक गतिविधि है, कोऑपरेटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। बिल्कुल, जो इंसान को पशुओं से अलग करती है, ऊपर उठाती है। और समाज भी तो अलग अलग कामों को अलग नजरिए से देखता है। सोशल इवैल्यूएशन की बात। हाँ, बिल्कुल। जैसे वोकेशन, करियर, प्रोफेशन जैसे शब्दों को ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है। हाँ, साधारण जॉब या नौकरी से ज्यादा। और इसी तरह शारीरिक श्रम, मैनुअल लेबर करने वालों और दफ्तर में कलम चलाने वालों, क्लरिकल वर्क वालों के बीच भी अक्सर एक अनदेखी खाई या पूर्वग्रह, मतलब प्रेजुडिस नजर आते हैं। हाँ, ये महसूस होता है कई बार, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाएं। बेरोजगारी की बात फिर आती है। पी गिस्बर्ट का जिक्र है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि लोग बेरोजगारी से सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं डरते। तो फिर किस लिए डरते हैं? बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि ये जीवन की हानि, लॉस ऑफ लाइफ जैसा है। लॉस ऑफ लाइफ मतलब सामाजिक जुड़ाव टूटता है, भविष्य की उम्मीदें धुंधला जाती हैं, होपलेसनेस आ जाती है। अच्छा, शायद इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हाँ, शायद सही कहा। इसे एक विषाक्त स्थिति, एक टॉक्सिक कंडीशन माना गया है, जिसके लिए सिर्फ आर्थिक मदद काफी नहीं है। नहीं, इसके लिए साइकोलॉजिकल और सोशल रेमेडीज की जरूरत होती है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपचार। रिटायरमेंट का डर भी इसी से जुड़ा है क्या? हाँ, सेवानिवृत्ति का डर और उसके बाद कुछ लोगों में स्वास्थ्य का गिरना, मृत्यु दर का बढ़ना भी इसी से जुड़ा पाया गया है। ओह, इससे पता चलता है कि काम कितना जरूरी है, कितना सेंट्रल है हमारी वेलबींग के लिए, भले ही वो मनपसंद न हो। हाँ, स्टडीज दिखाती हैं कि लोग बेरोजगार रहने की बजाय कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जस्ट टू बी एंगेज्ड, टू फील यूजफुल। तो सार ये है, निचोड़ ये है कि काम एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल जरूरत है। लोग काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड जैसी बन गई है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये कि एक सभ्य जीवन जीने के लिए काम एक जरूरी शर्त, एक नेसेसरी कंडीशन बन गया है। और इसके राजनीतिक मायने भी हैं फिर तो, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। हाँ, बहुत गहरे राजनीतिक निहितार्थ है।
सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों को काम के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क मुहैया कराएं। कई देशों में काम का अधिकार, राइट टू वर्क, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, या बनाने की मांग हो रही है। हाँ, जैसे भारत में भी ये बहस चलती है। मनरेगा, MGNREGA जैसी योजनाएं इसी दिशा में एक कदम है, हालांकि वो अलग बहस है। और बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो भी इसी महत्व को रेखांकित करता है कि काम ना मिलने की स्थिति में व्यक्ति को एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी नेट मिले। तो हमने देखा कि काम महज एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। नहीं, ये गहरा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि नैतिकता बना है, जो हमारी पहचान से लेकर समाज में हमारी जगह तक सब कुछ तय करता है। हाँ, हमारी पूरी जिंदगी इससे जुड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक है, तो अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क को थोड़ा गहराई से देखते हैं। मतलब अलग अलग समाजों में अलग अलग वक्त में काम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका कैसे बदलता है, ये पैटर्न क्या है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें सोशल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए काम के ऑर्गेनाइजेशन में ना दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तो है टेक्निकल साइड, हाँ, जिसे हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कितना स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे फैक्ट्री में असेंबली लाइन होती है। पर इससे ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल कंपोनेंट। ये दिखाता है कि उस समाज का नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर मतलब वैल्यूज क्या हैं, नियम क्या हैं, काम की जगह पावर रिलेशंस कैसे हैं, समाज में ऊंच नीच यानी स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम क्या चलता है, लोगों को आगे बढ़ने के सोशल मोबिलिटी के मौके कितने हैं, और ये भी कि क्या लोग अपने काम से एलियनेटेड महसूस करते हैं, मतलब कटा हुआ, बेगाना सा। अच्छा, तो जैसे सोर्स बता रहा है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, जैसे पुराने भारत का ही सोचें, तो काम ज्यादातर नॉर्मेटिव लाइंस पर तय होता था। जाति है, आपकी रिश्तेदारी है, समुदाय है। हाँ, टेक्निकल स्किल जरूर थी, पर सोशल रूल्स ज्यादा हावी थे, है ना। बिल्कुल। जबकि आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कम से कम थ्योरेटिकली टेक्निकल एस्पेक्ट, आपकी स्किल, आपकी डिग्री, ये ज्यादा मायने रखती है। जैसे अपना पुराना जजमानी सिस्टम सोचिए, हाँ, जहां जातियां तयशुदा सर्विसेज एक्सचेंज करती थी, और आज का कॉर्पोरेट सेटअप या फैक्ट्री सिस्टम, भाई जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बिल्कुल, और ये फर्क अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम में भी साफ दिखता है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में अक्सर पर्टिकुलरिज्म देखने को मिलता था। पर्टिकुलरिज्म मतलब जान पहचान, रिश्तेदारी निभाना जरूरी समझा जाता था। काम में भी अफेक्टिविटी थी, यानी भावनाओं का, पर्सनल रिलेशनशिप्स का काम में रोल था, वो एक्सपेक्टेड था। रोल्स भी थोड़े डिफ्यूज थे, मतलब एक ही व्यक्ति कई तरह के काम कर लेता था, जिम्मेदारियां थोड़ी मिली जुली सी थीं। अच्छा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिल्कुल उलट, वहां यूनिवर्सलिज्म पे जोर होता है। सबके लिए एक नियम, क्वालिफिकेशन देखो, पहचान नहीं, अचीवमेंट काउंट्स, आपने क्या हासिल किया है, आपकी काबिलियत क्या है, और अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। हाँ, मतलब प्रोफेशनल रहो, इमोशंस को काम से दूर रखो। एग्जैक्टली, काम में फीलिंग्स को मिक्स मत करो। पहले परिवार, किनशिप ग्रुप्स, रिश्तेदार प्रोडक्शन की मेन यूनिट थे, अब वो बात नहीं रही। और प्रोडक्शन का स्केल और उसका मकसद भी कितना अलग था। पहले छोटे ग्रुप्स में काम होता था, ज्यादातर बस गुजारे लायक सब्सिस्टेंस नीड्स के लिए। सरप्लस बहुत कम होता था। सही कहा। एलियनेशन भी शायद कम था, आई थिंक, क्योंकि लोग कम्युनिटी से जुड़े थे, अपने काम का फाइनल प्रोडक्ट अक्सर देखते थे, और बदलाव की रफ्तार भी कितनी धीमी थी। हाँ, सदियों तक चीजें वैसी चलती थी। आज तो टेक्नोलॉजी हर थोड़े साल में बदल जाती है, स्किल्स एकदम ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पता चला जो सीखा था वो अब काम का ही नहीं रहा। बिल्कुल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का तो पूरा सेटअप, पूरा ढांचा ही अलग है। एक मजबूत नेशन स्टेट होता है जो बड़े बिजनेसेस को, कॉमर्स को सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होता है, सबके लिए एक कानून जो कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक प्रिडिक्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी देता है। इसके बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, कौन रिस्क लेगा। सही बात है। और एजुकेशन का ढांचा भी कितना बदल गया। पहले शायद धर्मीय शिक्षा होती थी या हुनर परिवार में ही सीखा जाता था। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा टाइप। साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज पर जबरदस्त फोकस है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बहुत बड़ी तादाद में स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तभी तो हम देखते हैं आजकल सब इंजीनियरिंग या MBA के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मार्केट की डिमांड है भाई। हाँ, और इसका सीधा असर फैमिली और किनशिप स्ट्रक्चर पर पड़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो काम के लिए कहीं भी मूव कर सके, ज्योग्राफिकली मोबाइल हो। हाँ,
नौकरी जहां मिले वहां जाओ। बिल्कुल। इससे न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब पति पत्नी बच्चे इनका चलन बढ़ा। जॉइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ। फैमिली अब प्रोडक्शन की यूनिट नहीं रही जहां सब मिलकर खेत में या वर्कशॉप में काम करते थे। हाँ वो तो है। अब वो कंजम्पशन की यूनिट बन गई है, बाजार से चीजें खरीद कर इस्तेमाल करने वाली यूनिट। कमाने वाले सदस्य इंडिविजुअल अर्नर्स बन गए। उनकी पहचान काम से जुड़ी, परिवार से कम। स्किल्स भी अब खानदानी नहीं रही, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से सीखी जाती हैं। कॉलेज, ITI, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, ये सारे बदलाव बहुत बड़े हैं। तो इन सब को देखते हुए सोर्सेज हमें कुछ एनालिटिकल डायमेंशंस या कह लें कि नजरिए देते हैं जिनसे हम किसी भी समाज के वर्क ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। जैसे पहला है, हाँ, पहला डायमेंशन है एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की गतिविधियां कैसे बदली। शिकार संग्रह से शुरू होकर खेती, एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन तक का जो सफर है। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क, काम का स्वभाव कैसा है, सिंपल है या बहुत कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल सेक्टर में है या इनफॉर्मल, जैसे आजकल की गिग इकोनॉमी जो है। हाँ, ये ऐप बेस्ड डिलीवरी वाले, कैब ड्राइवर्स। हाँ, ये सब इनफॉर्मल वर्क का कितना बड़ा उदाहरण है आज के टाइम में। तीसरा डायमेंशन है सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत क्या रहा है समाज में। फ्यूडलिज्म में जमीन थी, कैपिटलिज्म में कैपिटल मतलब पैसा, मशीनें, फैक्ट्री। मार्क्स कहते थे कि पावर उसके पास है जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है। राइट। पर कुछ और क्लासिकल एलीट थियरीज हैं जो इंडिविजुअल क्वालिटीज जैसे लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इनको भी पावर का सोर्स मानती थीं। अच्छा। और चौथा है सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, समाज में जो बंटवारा है, हायरार्की है, वो कैसे बनी है। हाँ, जैसे मालिक गुलाम वर्सेस स्लेव का सिस्टम था, जमींदार किसान लॉर्ड सर्फ का था। पूंजीवादी समाज में मोटे तौर पर मालिक और मजदूर वर्ग, बोर्जवाजी प्रोलेटेरिएट का विभाजन है। और भारत के संदर्भ में देखें तो कास्ट सिस्टम और चातुर्वर्ण व्यवस्था तो है ही। ये सब दिखाता है कि समाज में इनइक्वालिटी कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कैसे वो सिस्टम का हिस्सा बन गई है। और आखिर में पांचवा डायमेंशन है सोशल मोबिलिटी, यानी लोगों को समाज में अपनी स्थिति बदलने, ऊपर उठने के कितने अवसर मिलते हैं। ओके। हाँ, मौके। जहां डिवीजन ऑफ लेबर कम था और स्टेटस जन्म पर आधारित था, एस्क्रिप्टिव था, जैसे फ्यूडलिज्म या ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में होता था, वहां मोबिलिटी बहुत सीमित थी। आपकी किस्मत आपके जन्म से ही लगभग तय हो जाती थी। मॉडर्न सोसाइटीज में थियोरेटिकली मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ अचीवमेंट और स्किल्स पर जोर है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि प्रैक्टिस में असल में कितनी मोबिलिटी है, ये हमेशा एक डिबेट का, एक बहस का विषय रहता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क पे अपनी चर्चा जारी रखते हैं। पिछले हिस्से में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि वक्त के साथ काम करने का तरीका कैसे बदला है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक हिस्टोरिकल जर्नी समझते हैं। और इसमें देखिए एलियनेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। जैसे मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म में वर्कर अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, हत्ता कि अपने साथियों से भी एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट। और वेबर ने इसे अलग तरह से देखा था ना। हाँ, वेबर ने इसे बढ़ती हुई रैशनलाइजेशन से जोड़ा था। मतलब हर चीज का एकदम कैलकुलेटेड, मैकेनिकल, रूल बेस्ड हो जाना, वो ह्यूमन टच कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग। और हमारे सोर्सेज में तो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर आज के मॉडर्न वर्क स्ट्रक्चर्स तक का पूरा सफर है। जेंडर रोल्स, एज रोल्स जैसे फैक्टर्स भी हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज। वहां तो इंसान नेचर के सामने काफी बेबस था, है ना। बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए, इंसान बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। धूप, बारिश, बाढ़, जंगली जानवर। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी उसी हिसाब से था। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक थे। तो मेन काम क्या था फिर? हंटिंग, फूड गैदरिंग। हाँ, मेन काम वही था, हंटिंग और फूड गैदरिंग। कोई फैंसी फैक्ट्रीज या ऑफिसेस तो थे नहीं। और डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत सिंपल था, मोस्टली जन्म, लिंग यानी जेंडर और उम्र के बेसिस पर। कोई अलग से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अच्छा। और फैमिली का क्या रोल था? फैमिली ही सब कुछ थी। वही प्रोडक्शन यूनिट थी, वही कंजम्पशन यूनिट, सब साथ मिलकर करते थे। तो इसका मतलब स्पेशलाइजेशन ना के बराबर था। और अगर स्पेशलाइजेशन नहीं तो फिर प्रोडक्टिविटी भी कम रही होगी। एग्जैक्टली, प्रोडक्टिविटी लो थी, इसलिए सरप्लस यानी कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं था।
बस गुजारा चल रहा था। और जब सब लगभग एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो सोसाइटी में ज्यादा ऊंच नीच यानी स्ट्रैटिफिकेशन भी नहीं होगा। हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन बहुत सिंपल था क्योंकि काम में ज्यादा फर्क नहीं था। और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, प्राइवेट ओनरशिप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो तो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थी। सब कम्युनिटी का था एक तरह से। और एलियनेशन जो मार्क्स की बात हम कर रहे थे, वो इस स्टेज में काफी कम थी क्योंकि वर्कर्स जो भी मेहनत करते थे उसका फल उन्हें दिखता था, वो इसे एंजॉय करते थे। एक डायरेक्ट कनेक्शन था। और घर की इकोनॉमी और कम्युनिटी की इकोनॉमी में कोई क्लियर सेपरेशन नहीं था, सब मिला हुआ था। ठीक है। फिर धीरे धीरे एक इंसान ने जमीन का इस्तेमाल सीखा होगा, एग्रीकल्चर आया। करेक्ट। फिर आया फ्यूडल अग्रेरियन सोसाइटीज का दौर। अब एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी बन गया, जमीन इंपॉर्टेंट हो गई और इसके साथ ही जमीन की प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। थोड़ा बहुत एक्सचेंज भी होने लगा बार्टर सिस्टम से। लेकिन फैमिली अभी भी इम्पोर्टेंट थी प्रोडक्शन में। हाँ, फैमिली अभी भी प्रोडक्शन की मेन यूनिट थी काफी हद तक। पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन ओनरशिप फिर भी काफी हद तक कम्युनल ही थी। और इस दौर का मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा था? ये फ्यूडलिस्टिक था, मतलब सोशल स्ट्रक्चर जमीन पर कंट्रोल के आधार पर बनता था। इसमें 3 मेन एस्टेट्स थे, यानी ग्रुप्स। नोबिलिटी, जो अमीर लोग थे, जमीन के मालिक। क्लर्जी, यानी पुजारी वर्ग। और सर्फ्स, जो किसान या मजदूर थे। तो डिवीजन ऑफ लेबर पहले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। हाँ, प्रिमिटिव सोसाइटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। सरप्लस भी था, पर बहुत ज्यादा नहीं। मार्केट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। और सोशल मोबिलिटी, मतलब क्या एक सर्फ नोबिलिटी में जा सकता था? ना के बराबर। सोसाइटी लगभग क्लोज्ड थी। आपका रोल जन्म से ही तय होता था, जिसे हम एस्क्रिप्ट रोल कहते हैं। मतलब जिस परिवार में पैदा हुए वही काम करना है। जैसे आज भी कुछ ट्रेडिशनल फैमिलीज में शायद होता है कि बेटे को वही बिजनेस करना है जो पिता करते आए हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन एलियनेशन अभी भी रिलेटिवली कम थी, क्योंकि वर्कर्स को अपने काम में थोड़ी आजादी थी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी थी, काम इतना रिजिडली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, स्पेशलाइजेशन भी उतना हाई नहीं था। और हाँ, रिलीजन ऑफ फैमिली का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक लाइफ में। ओके, तो प्रिमिटिव से फ्यूडल, फिर आया बड़ा जंप, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। यहाँ से चीजें तेजी से बदली है ना? बिल्कुल, यहाँ से गेम ही चेंज हो गया। प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो फैक्ट्रीज बन गई। अब इंसान ने एक तरह से नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। और फैमिली का रोल प्रोडक्शन में कम हो गया। हाँ, ड्रास्टिकली कम हो गया। अब मेन काम था फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पेशलाइजेशन के साथ। आप सोचिए, असेंबली लाइन पे हर कोई बस एक छोटा सा रिपेटिटिव टास्क कर रहा है। और इससे कैपिटल यानी पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लेबर से। एग्जैक्टली। गोल अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं था, बल्कि एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट के लिए था। पूरा सिस्टम कंपटीशन पर बेस्ड हो गया, कॉर्पोरेशन पर नहीं। और एलियनेशन का क्या हुआ? वो तो बढ़ गई होगी फिर। बहुत ज्यादा। हाई एलियनेशन। वर्कर्स का अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पर से कंट्रोल खत्म हो गया। काम मोनोटोनस हो गया, वो बस एक कॉग इन द मशीन बनकर रह गया। उसे अपने काम का एंड रिजल्ट या मीनिंग समझ नहीं आता था। और नए इंस्टीट्यूशंस भी आए होंगे। हाँ, कई नए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने, फैक्ट्रीज, बैंक्स, मार्केट्स। सरप्लस बहुत हाई हो गया क्योंकि प्रोडक्शन मार्केट के लिए था। मनी इकोनॉमी ने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। और लेबर भी एक कमोडिटी बन गया जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। पावर सोर्सेज भी बदले। हाँ, इनएनिमेट पावर सोर्सेज जैसे स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब ने इंसानी और जानवरों की पावर को रिप्लेस किया। इससे प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा, पर ह्यूमन रोल थोड़ा कम हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में। और लोग काम के लिए मूव भी करने लगे होंगे, मोबिलिटी बढ़ी। बिल्कुल, वर्कफोर्स की हाई मोबिलिटी हो गई क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ। और एक बड़ा चेंज था सेपरेशन। डोमेस्टिक और कमर्शियल एक्टिविटीज बिल्कुल अलग हो गईं। घर अलग, काम की जगह अलग। इनोवेशन का क्या? इनोवेशन भी हाई था। इंडिविजुअल को फ्रीडम थी क्रिएटिव होने की, नए तरीके सोचने की। लॉज भी कम रिप्रेसिव हुए और रिलीजन का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर काफी कम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन अब रैशनल बेसिस पर होने लगा, कस्टम्स या वैल्यूज पर नहीं। तो प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन एक्सचेंज सिंपल हो गया, मनी इकोनॉमी की वजह से। सही।
प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स, पर मनी ने एक्सचेंज को स्ट्रीमलाइन कर दिया। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इतना सिंपल नहीं है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में फर्क है। करेक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूआंस है। डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड है या फिर सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, वहां अभी भी आप देखें तो बड़े पैमाने पर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया जैसे देश अभी भी पूरी तरह से फ्यूडल मोड से बाहर नहीं आए हैं? हाँ, ये कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडिया में खासकर रूरल एरियाज में अभी भी सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां जमीन से जुड़े पावर डायनामिक्स, जाति व्यवस्था, ये सब वर्क ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मोड शायद अभी हर जगह नहीं आया है। अच्छा, और दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं, कल्चर, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इनका क्या रोल है? हाँ बिल्कुल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर ने अपनी फेमस स्टडी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कल्चर का रोल हाईलाइट किया था कि कैसे कुछ कल्चरल वैल्यूज ने कैपिटलिज्म के राइज में हेल्प की। राइट। और पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का असर तो क्लियर है। आप जापान का एग्जाम्पल लें। मेजी रेस्टोरेशन के बाद वहां स्टेट ने एक्टिवली प्रमोट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और कितनी तेजी से बदलाव आया। पॉलिटिकल सिस्टम वर्क ऑर्गेनाइजेशन को शेप कर सकता है। और ज्योग्राफी, इसका क्या इम्पैक्ट है? ज्योग्राफी भी मैटर करती है। इंडिया में ही देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल एरियाज है, वहां का वर्क ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर दिल्ली या मुंबई में रहने वाले एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के वर्क ऑर्गेनाइजेशन से कितना अलग है। वहां नेचर से क्लोजनेस, कम्युनिटी बॉन्डिंग, काम करने के तरीके सब डिफरेंट है। तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब भी रोल प्ले करते हैं। तो ये सफर काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। कोई सिंपल ए से बी, बी से सी जैसा लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूप मिलते हैं। बिल्कुल, और हर स्टेज के, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन सब का असर हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। मतलब बात सीधी सी है, किसी देश की तरक्की सिर्फ पैसों या रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती। समाज का, मतलब सोशल फैक्टर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। दुनिया भर में जो डेवलपमेंट में इतना फर्क दिखता है ना, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है। हाँ बिल्कुल। मैक्स वेबर ने अपनी फेमस किताब प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यही तो दिखाया था कि कैसे लोगों की मान्यताएं, उनके एथिक्स, वो सीधे सीधे कैपिटलिज्म के पनपने से जुड़े थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आर्थिक विकास के लिए कौन से सोशल फैक्टर जरूरी हैं और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकीकरण, समाज को पूरी तरह बदल देता है, जैसा हमारे सोर्सेज भी बताते हैं। हाँ, तो कौन कौन से हैं ये सोशल फैक्टर्स? मतलब पैसा नहीं तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन तो होगा ही मेरे ख्याल से। हाँ, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्सेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, मेहनत को कितनी वैल्यू देते हैं, समाज का ढांचा कैसा है, मतलब कास्ट, क्लास, डिविजन्स, जिसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये मौके कम या ज्यादा कर सकता है लोगों के लिए। और पर्सनल वैल्यूज, जैसे कोई बहुत मेहनती है या रिस्क लेने से नहीं डरता। बिल्कुल, पर्सनल वैल्यूज भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे हार्डवर्क करने का जज्बा, कुछ नया शुरू करने की हिम्मत, जिसे एंटरप्राइजिंग स्पिरिट कहते हैं, या फिर संयम, एस्थेटिसिज्म, जिसे वेबर ने पॉइंट आउट किया था। हाँ, ये संयम वाला पॉइंट वेबर का, ये थोड़ा और समझाएंगे। मतलब इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना देना? देखिए, वेबर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स में दुनियावी कामों में मेहनत करना, पैसा कमाना और उसे बचाना, इस पे बहुत जोर था। लेकिन उसका मकसद ऐशो आराम उड़ाना नहीं था, बल्कि वो उसे एक तरह की धार्मिक ड्यूटी मानते थे। इसे उन्होंने दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म कहा, मतलब दुनिया में रहते हुए भी एक तरह का संयम। और इससे हुआ ये कि अनजाने में ही सही पूंजी जमा होने लगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ, जिसने कैपिटलिज्म को फ्यूल किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे अलग था? सोर्सेज क्या कहते हैं? हाँ, भारत के संदर्भ में सोर्सेज इशारा करते हैं कि शायद यहाँ के जो पारंपरिक धार्मिक विचार थे, चाहे हिंदू हो या इस्लामिक, उन्होंने इस तरह के दिस वर्ल्डली, मतलब दुनियावी कामों में लगकर पूंजी बनाने वाले स्पिरिट को शायद उतना बढ़ावा नहीं दिया। फोकस थोड़ा परलोक पर ज्यादा रहा। समझ गए। और आबादी का स्ट्रक्चर, आजकल ये डिपेंडेंसी रेशियो की बहुत बात होती है कि कितने लोग कमा रहे हैं और कितने निर्भर है।
बिल्कुल, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन और डिपेंडेंसी रेशो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साइंटिफिक एडवांसमेंट किस लेवल पर है, टेक्नोलॉजी कितनी अपनाई जा रही है समाज में, मनी इकोनॉमी कितनी फैली हुई है, क्या लेन देन अब भी बार्टर सिस्टम से होता है कहीं कहीं, या कैश और डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह आ गई है, अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, शहरों का विकास, और सेक्युलराइजेशन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों पर धर्म का असर कितना कम हुआ है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड तय करते हैं एक तरह से। भारत की बात करें तो सोर्सेज ये भी कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, पर शायद सोशल सेटअप उतना सपोर्टिव नहीं था मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ऐसा क्यों? सही कहा। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि कास्ट सिस्टम ने हिस्टोरिकली समाज को बहुत रिजिडली बांटा हुआ था। पेशे जन्म से तय थे, सोशल इंटरैक्शन लिमिटेड था। इससे लेबर मोबिलिटी मतलब लोगों का एक काम से दूसरे काम में जाना और कोलैबोरेशन ये सब मुश्किल हुआ होगा। हाँ, ये तो है। और धर्म का असर? धर्म का असर जैसा हमने कहा शायद दुनियावी सफलता से ज्यादा परलोक पर फोकस रखने वाला रहा। और फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी जिक्र है। सोर्सेस के मुताबिक इसमें आपसी रिश्तों, भावनाओं मतलब अफेक्टिव एस्पेक्ट्स पर जोर ज्यादा था। शायद रिस्क लेने वाले इंडिविजुअलिस्टिक बिजनेस वैल्यूज पर उतना नहीं। परिवार की इज्जत, सबकी सहमति ये सब शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे किसी बोल्ड बिजनेस डिसीजन से। और पॉलिटिकल सिचुएशन? हाँ, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुई, एकता की कमी रही, उसने भी बड़े स्केल के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को हैम्पर किया होगा। एक स्टेबल यूनिफाइड पॉलिटिकल सेटअप भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। चलिए, ये तो हुए सोशल डिटर्मिनेंट्स। अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इसका समाज पर क्या असर हुआ? मतलब बेसिकली इंसान या जानवर की जगह मशीन से काम लेना। इंग्लैंड में शुरू हुआ 18वीं सदी के आखिर में, और फिर तो दुनिया ही बदल गई। हाँ बिल्कुल, और बदलाव बहुत गहरे थे, फंडामेंटल थे। सबसे पहला बड़ा शिफ्ट तो कामकाज में ही आया, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट्स। लोग खेती छोड़कर फैक्ट्रीज की तरफ गए, शहरों की तरफ गए। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी। और काम मिलने का तरीका भी बदला, मतलब अब जन्म से नहीं, काबिलियत से। एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा बदलाव यही था, फ्रॉम अस्क्रिप्टिव टू अचीवमेंट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सोर्सेज भारत का उदाहरण देते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रीज में अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ काम करने लगे। वो पुरानी जजमानी सिस्टम जो काफी हद तक कास्ट पर आधारित थी वो टूटने लगी। आपकी स्किल, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करने लगी। ये तो बहुत बड़ा सोशल चेंज था। आपकी पहचान आपकी जाति से हटकर आपके काम से जुड़ने लगी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, हाई डिवीजन ऑफ लेबर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। असेंबली लाइन सोचिए, इससे समाज में स्ट्रैटिफिकेशन मतलब परतें और कॉम्प्लेक्स हो गई। नए तरह के क्लास डिविजन्स उभरे, लेकिन साथ ही मोबिलिटी के यानी सोशल लैडर पर ऊपर उठने के मौके भी बढ़े, क्योंकि नए स्किल सीखकर कोई भी आगे बढ़ सकता था। कम से कम थ्योरी में तो यही था। और पावर स्ट्रक्चर जाहिर है वो भी बदला होगा। जमींदार की जगह फैक्ट्री मालिक आले होंगे। हाँ, चौथा अहम बदलाव था चेंजिंग पावर रिलेशंस। उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गए। जमीन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितनी पूंजी, कैपिटल और मशीनें हो गई। पुरानी सामंती व्यवस्थाएं, स्टेट सिस्टम कमजोर हुई और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म डोमिनेंट फोर्स बन गया। और जब पावर स्ट्रक्चर बदलता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी नए तरह के होते। बिल्कुल, पांचवा पॉइंट यही है, न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रेड यूनियनिज्म का उदय हुआ, मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। हड़तालें, तालाबंदी, क्लास स्ट्रगल ये सब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की सच्चाई बन गए। और यहीं पर मार्क्स के विचार रेलेवेंट हो जाते हैं। हाँ, मार्क्सियन थॉट के अनुसार तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म ही असली सोशल चेंज लाते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करते हैं जो आखिर में सोशलिज्म की तरफ ले जाएंगे। हालांकि फंक्शनलिस्ट थिंकर्स भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सोशल चेंज से जोड़ते हैं, पर वो इसे सोसाइटी की जरूरतें पूरी करने वाले एक फंक्शनल एडेप्टेशन की तरह देखते हैं, ना कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की नजर से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ी होगी। इसका एजुकेशन पर क्या असर हुआ? जरूर। सातवां पॉइंट यही है, डिमांड फॉर स्किल्ड जॉब्स एंड एजुकेशनल चेंजेस। मशीन्स चलाने के लिए, प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए थी। इससे एजुकेशन पर जोर बढ़ा। एजुकेशन खुद सोशल चेंज का एक बड़ा एजेंट बन गया। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब इंपॉर्टेंट हो गए। और लोग काम के लिए घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे होंगे, माइग्रेशन। हाँ, आठवां पॉइंट, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी एंड चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर।
लोग काम की तलाश में गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। इससे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर पे असर पड़ा। न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार ज्यादा कॉमन होने लगे। गांव का बड़ा कुनबा शहर के छोटे से घर में रहना मुश्किल था और जरूरतें भी अलग थी। और ये जो मोबिलिटी की बात हुई, ये किस तरह की थी? नौवां और आखिरी पॉइंट, इसमें दोनों तरह की मोबिलिटी दिखती है, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी और इंडिविजुअल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी तब होती है जब पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलने से नए तरह के जॉब्स बनते हैं, जैसे आईटी सेक्टर के आने से हुआ। बहुत से लोगों को नए मौके मिले। इंडिविजुअल मोबिलिटी वो है जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल से समाज में अपनी पोजीशन इंप्रूव करता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दोनों के लिए स्कोप बढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी आज की चर्चा विभिन्न प्रकार के समाजों में काम का सामाजिक संगठन, दास समाज, सामंती समाज, औद्योगिक पूंजीवादी समाज पर पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।